नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से जुड़ी है। संभल हिंसा को हुए 1 साल पूरा हो चुका है, जिसके बाद एक तरफ सीएम योगी ने संभल हिंसा की फाइल फिर खोलने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार संभल में कूपों की खुदाई भी चल रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि संभल की फाइल खुलते ही कौन फंसेगा योगी सरकार के चक्रव्यूह में, बताएंगे आपको। 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने संविधान लागू होने से लेकर उसके महत्व की बात कही, तो वहीं दलित आरक्षण का भी जिक्र करना सीएम योगी नहीं भूले। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण विस्फोटक मामले में एनआईए ने एक और गिरफ्तारी की है। एजेंसी ने हरियाणा के फरीदाबाद के धौच निवासी शोएब को गिरफ्तार किया है, जिससे दिल्ली से लेकर यूपी तक में हड़कंप मच गया है। बताएंगे आपको कैसे दिल्ली ब्लास्ट का मामला यूपी से जुड़ रहा है। बरेली हिंसा का आरोपी मौलाना तौकीर भले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसके करीबियों पर एक्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुलडोजर एनकाउंटर के बाद अब तौकीर के करीबी आरिफ की कॉलोनी पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बताएंगे आपको कैसे फंस गए तौकीर और उसके करीबी योगी सरकार के चक्रव्यूह में। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो संभल जिले से जुड़ी है। संभल हिंसा को हुए 1 साल पूरा हो चुका है, जिसे ध्यान में रखते हुए 47 साल पुराने दंगों की फाइल को फिर से खोलने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है। और इसी के साथ संभल में कुएं की खुदाई का सिलसिला भी तेज हो गया है। प्रशासन ने योगी के निर्देश पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है, जो जल्दी राज्य सरकार को भेजी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि फाइल खुलते ही योगी सरकार के इस चक्रव्यूह में कौन फंस जाएगा। क्या वो लोग जिन्होंने दंगों में आग लगाने का काम किया है। 1978 का संभल, जहां सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल कायम थी, लेकिन अचानक भड़की हिंसा ने सब कुछ तबाह कर दिया। दंगों में दर्जनों हिंदू मारे गए, सैकड़ों जख्मी हुए, घर दुकानें जलाई गई और कब्जे कर लिए गए। आधिकारिक रिपोर्ट में सिर्फ 9 मौतें दर्ज है, लेकिन गवाहों और पीड़ित परिवारों के मुताबिक संख्या कई ज्यादा थी। लेकिन समय के साथ सब कुछ दब गया। सपा सरकार के दौरान 8 एफआईआर वापस ले ली गई और कोर्ट में 3 आरोपी बरी हो गए। लेकिन अब 47 साल बाद चक्रव्यूह घूम रहा है। सीएम योगी ने हाल ही में एक सभा में साफ कहा कि पुरानी फाइलें खोली जाएंगी। उनके इस बयान के बाद संभल प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसपी कुलदीप सिंह ने पुराने कोर्ट और थाना रिकॉर्ड्स खंगाले हैं। एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें मौतों का जिक्र था। रिपोर्ट तैयार हो गई। ये रिपोर्ट अगर मंजूर हुई तो कब्जे वाली संपत्तियों को मुक्त कराना, पीड़ितों को पूर्ण वास देना सब संभव हो सकता है। और योगी सरकार का ये कदम विपक्ष को घेर सकता है, खासकर उन दंगों के समय की सरकारों को। अब बात करते हैं कुओं की खुदाई की, जो इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। संभल के महमूद खान सराय के मुख्य बाजार में एक प्राचीन कुआं है, जो 46 साल से बंद पड़ा था। 1978 के दंगों में व्यापारी राम शरण रस्तोगी की निर्मम हत्या हुई। आरोप है कि उन्हें तराजू से बांधकर कुएं में फेंक दिया गया और फिर कुएं को पाट दिया गया। राम शरण के पोते कपिल रस्तोगी ने 10 फरवरी 2025 को एसडीएम और डीएम को याचिका दी थी। न्याय की मुहर लगाई गई, जिसके बाद अब कुएं की खुदाई हो रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार। तो क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला कोटपुर जी। ये मोहल्ला ठेर पर एक कुएं की खुदाई हो रही है, नखासा है सभी ने बोला। तो ये क्या क्या मामला है पूरा, क्या है इसके बारे में? ये पहले कुआं था, फिर इसे बंद कर दिया गया। किसने बंद कर दिया? ये ऐसे ही धीरे धीरे, वो उसमें पानी तो रहा नहीं था, तो कूड़ा करकट डालते रहे आदमी। फिर है ना, इसमें उन्होंने क्या नाम है, एक सज्जन ने खोखा रख दिया इस पर बैठने के लिए, तो वो बाजार वालों ने मिलकर वो खोखे को हटवा दिया। फिर है ना, इसे
इस पर चबूतरा बनवा के पेड़ लगा दिए। कितने साल पुराना कुआं होगा? सर ये तो हमें बहुत पुराना कुआं। अच्छा, इसका कोई इतिहास भी 1978 में है तो कोई? हाँ, हमारे ताऊ थे 78 में या 80 में, ये हमें सर पता नहीं, जो क्योंकि हम पढ़ते थे तब। हमारे ताऊ को यहाँ मार के और इस कुएं में डाल दिया था। क्या नाम था उनका? रामचरण दास रस्तोगी। अच्छा, तो 1978 में दंगा हुआ था उस पीरियड की बात? हाँ, 78 का या 80 का। अच्छा, तो इसी कुएं में डाला था? जी, लाश इस कुएं में निकली थी। अच्छा, हाँ कितने टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं? सर ये हमें नहीं पता भाई, हम छोटे थे, हम तो पढ़ते थे। उसके बाद से ये बंद हो गया कुआं ये? हाँ हाँ। सुशील से बात करते ही और सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और नगर निगम ईओ की खुदाई के आदेश दिए गए। बुधवार को खुदाई शुरू हुई। खुदाई से उम्मीद है कि सबूत मिले जो पुराने केस को मजबूत करेंगे। अब क्या कुछ खुदाई से निकलता है ये तो देखने वाली बात होगी। अब चलते दूसरी खबर पर, जो 26 नवंबर संविधान दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन से जुड़ी है। आज का दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिन भारतीय संविधान का जश्न है। लखनऊ में एक विशाल जनसभा में सीएम योगी ने संविधान लागू होने से लेकर उसके महत्व तक की बात कही। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं सीएम योगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। यह संदेश दलित मुद्दों पर केंद्रित था और योगी के बयान से अलग सरकारों पर अमल की मांग करता था। और आज जिस तरह से हर मंत्री ने संविधान का सम्मान किया, चाहे वो पीएम मोदी हो, अमित शाह हो या सीएम योगी हो, ये उस विपक्ष को सीधे तौर पर जवाब है जो हाथ में संविधान की किताब लिए घूमते हैं और कहते कि संविधान की हत्या हो गई है, संविधान खतरे में है। ये दिवस याद दिलाता है कि संविधान अभी भी जिंदा है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। लाल किले गेट नंबर 3 के ठीक बाहर अचानक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के शीशे चटक गए, पर्यटकों में भगदड़ मच गई और 15 लोग तुरंत मौत के मुंह में समा गए। 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कार के अंदर बैठा शख्स ही धमाका कराने वाला था। एनआईए ने तुरंत जांच शुरू की और 48 घंटे के अंदर ही पहचान हो गई। डॉक्टर उमर उन नबी, जो 32 साल का डॉक्टर था, ये देश का पहला व्हाइट कॉलर सुसाइड बॉम्बर था जिसने मेडिकल की डिग्री ली और फिर जैश ए मोहम्मद के फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा बन गया। अब तक की जांच में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है, जिसमें सबसे ताजा नाम है शोएब अहमद का, जो फरीदाबाद के धौज गांव का रहने वाला है।
NIA के मुताबिक शोएब ने ही डॉक्टर उमर को 2024 के अंत से 2025 के बीच कई बार अपने घर में पनाह दी। उमर जब फरीदाबाद से दिल्ली रेकी करने जाता था तब शोएब उसका ड्राइवर बनता था। शोएब ने ही RDX से लदी कार को फरीदाबाद के एक गैरेज में छिपाया था और फिर उसे दिल्ली भेजा था। गिरफ्तारी के बाद शोएब के मोबाइल से जो चैट रिकवर हुई उसमें यूपी के कई नंबर है, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और लखनऊ तक। यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। यूपी ATS और NIA की जॉइंट टीम ने पिछले 72 घंटे में 250 से ज्यादा कश्मीरी डॉक्टर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स की लिस्ट तैयार की है। इनमें से 180 पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 40 प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और करीब 30 लखनऊ, कानपुर, आगरा के बड़े हॉस्पिटल्स में जूनियर रेजिडेंट हैं। इन सबके दस्तावेज जम्मू कश्मीर पुलिस को भेजे गए हैं। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ साथ फोन लोकेशन, बैंक ट्रांजैक्शन और सोशल मीडिया एक्टिविटी भी खंगाली जारी है। NIA को शक है कि लाल किले का हमला सिर्फ शुरुआत था। असली टारगेट 26 जनवरी 2026 की परेड के दौरान कुछ और बड़ा करना था। इसलिए अब यूपी में हर उस शख्स पर नजर है जिसका कश्मीर से तार जुड़ा हो, चाहे वो मेडिकल स्टूडेंट हो, मजदूर हो या कोई व्यापारी हो। योगी सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि एक भी संदिग्ध को छोड़ना नहीं है। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो बरेली से जुड़ी है। 26 सितंबर को जो हिंसा भड़की थी उसका मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उसका चक्रव्यूह अब उसके करीबियों को निगल रहा है। तौकीर के बेहद करीबी मोहम्मद आरिफ की फाइक एनक्लेव कॉलोनी अब योगी सरकार के बुलडोजर के निशाने पर है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 25 प्लॉट मालिकों को नोटिस थमा दिया है। 7 दिन में जवाब दो वरना पूरी कॉलोनी जमींदोज कर दी जाएगी। 2018 से 2019 में आरिफ ने ये कॉलोनी बसाई थी। बाहर से देखने में पॉश कॉलोनी लगती है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और है। BDA का सर्वे बताता है कि कॉलोनी का 40% हिस्सा सरकारी और सीलिंग की जमीन पर बना है। 120 में से सिर्फ 18 प्लॉटों का मानचित्र पास है, बाकी सब अवैध है। पुलिस को सबूत मिले हैं कि हिंसा के बाद कुछ लोग यही आए थे, इसलिए अब STF की भी इस कॉलोनी की तलाशी जारी है। अब आगे इस मामले में क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।